हेलो एवरीवन। सीएसआर नेट के आज के इस शॉर्ट वीडियो में हम जानेंगे कैसे आप पार्ट ए जनरल एप्टीट्यूड में 30 आउट ऑफ 30 स्कोर कर सकते हैं। क्या हमारी तरफ से टिप्स रहेंगे आपके लिए, क्या स्ट्रेटजी है, इसको लेकर के हम बात करेंगे और साथ ही साथ सिलेबस भी देखेंगे कि जनरल एप्टीट्यूड में किन किन टॉपिक्स पर आपको ध्यान देना है। पहले हम देख लेते हैं कि कितने मार्क्स का हमारे पास जनरल एप्टीट्यूड सेक्शन आता है सीएसआर नेट एग्जाम के अंदर। देखिए, टोटल आपको 20 क्वेश्चंस मिलेंगे और 20 क्वेश्चंस में से आपको 15 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं। हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहेगा, इसलिए टोटल जो हमारे पास पार्ट ए है वो 30 मार्क्स का है आउट ऑफ 200। देखो, ये जो है सिलेक्शन में मेजर रोल प्ले करता है। कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पर जनरल एप्टीट्यूड को या क्वांटिटी एप्टीट्यूड को यहाँ पर छोड़ के चले जाते हैं या सोचते हैं कि कुछ क्वेश्चन तो हमसे वैसे ही हो जाएंगे, तो हम इसको ना पढ़े तो भी चलेगा। तो ऐसा नहीं है, देखो, क्योंकि 30 यानी 30 मार्क्स बहुत ज्यादा होते हैं। अगर आप 25 प्लस भी स्कोर इसमें कर रहे हैं और आपका सब्जेक्ट जो है उसमें कहीं आप 2-4 नंबर से रह भी गए, तो भी आपका सिलेक्शन का चांस जो है वो बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि जनरल एप्टीट्यूड जो है वो आपका अच्छा गया है। साथ ही साथ में जो फिजिकल साइंस का एग्जाम है उसमें पार्ट सी पर अधिक फोकस करने की आवश्यकता रहती है, क्योंकि 5 मार्क्स का हर एक क्वेश्चन है और ये डिफाइंड है। देखो, कई क्वेश्चंस तो कि कहां से बनते हैं, जैसे कि न्यूमेरिकल एनालिसिस मैथमेटिकल फिजिक्स में, इसी प्रकार से ग्रीन फंक्शन हो गया, लेजेंडरी पॉलिनोमियल है, 5 मार्क्स में क्वेश्चन बनते हैं, है ना। इसी प्रकार से क्वांटम मैकेनिक्स में पर्टर्बेशन थ्योरी से बेस्ड क्वेश्चन हो गया, स्कैटरिंग थ्योरी से बेस्ड क्वेश्चन हो गया, रिलेटिविस्टिक इलेक्ट्रोडायनेमिक्स से बेस्ड क्वेश्चन हो गया, शैल या लिक्विड ड्रॉप मॉडल हो गया, रिलेटिविस्टिक काइनेमेटिक्स है। मतलब टॉपिक्स डिफाइंड है 5 मार्क्स के। तो हमें जो मेहनत करने की आवश्यकता है वो उन क्वेश्चंस में जो पार्ट सी के आ रहे हैं, यानी सब्जेक्ट पर फोकस करना है, लेकिन जनरल एप्टीट्यूड को भी साथ लेकर के हमें चलना चाहिए। अब इसमें जो है, देखो, नेगेटिव मार्किंग भी है, लेकिन नेगेटिव मार्किंग काफी कम है, क्योंकि क्वेश्चन जो है उसके मार्क्स भी कम है। देखो, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, 0.5 मार्क्स का यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग है, 1/4। अभी अगर 5 मार्क्स में आपने नेगेटिव जो है क्वेश्चंस कर लिए, मतलब नेगेटिव मार्किंग अगर वहां पे ज्यादा हो जाती है, तो आपका फिर चांस नहीं बनता कि सीएसआर नेट एग्जाम, भले फिर आपका पार्ट ए भी अच्छा चला गया, है ना। क्योंकि उसमें 1.5 मार्क्स आपके, 1.5 लगभग ही हो गए कि 1.25 है, तो मतलब इतने मार्क्स तो आपके नेगेटिव में जाकर के वो डिडक्ट हो गए और 5 मार्क्स आपको वहां से मिलेंगे। तो अब 5 मार्क्स आपको वहां मिलेंगे, उसकी बजाय वो तो आपका यहाँ पर चले ही गए, अगर एक क्वेश्चन गलत कर दिया आपने, तो साथ ही साथ 1.25 का भी यहाँ पर जो है मार्क्स आपने लूज कर दिए। अब उसकी जो हमारे पास में भरपाई है वो पार्ट ए कर सकता है, अगर आपका पार्ट ए अच्छा हुआ है, ठीक है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा कि फिजिकल साइंस अगर आपने एग्जाम क्लियर करना है तो पार्ट ए और पार्ट सी दोनों को साथ लेकर के चलना चाहिए, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग जो बात करते हैं वो है कि जनरल एप्टीट्यूड का सिलेबस क्या होगा। देखो, सिलेबस डिफाइंड नहीं है, सिलेबस डिफाइंड नहीं है वैसे तो सीएसआर नेट के अंदर, लेकिन कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के बेसिस पर हम ये बता सकते हैं कि कहां कहां से क्वेश्चंस आपके बनते हैं और कहां बनेंगे, ठीक है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करने की आवश्यकता रहती है। अब इसमें देखो, नंबर सिस्टम से जो है हम लोग जनरल एप्टीट्यूड जो है वो पार्ट स्टार्ट करते हैं, ठीक है, स्टडी करना, जिसमें हम सिंप्लीफिकेशंस, नंबर्स के बारे में जानना, डिविजिबिलिटी रूल, एचसीएफ, एलसीएम, है ना, जिसमें बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, कितने नंबर ऑफ टाइल्स चाहिए फ्लोर में बिछाने के लिए, बहुत सारी मतलब क्वेश्चंस टाइप टाइप के हमारे पास बनते आ चले जाते हैं, ठीक है। तो आप उन क्वेश्चंस को करें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस प्रकार से सोल्व होता है, इवन आप क्यूबिक इक्वेशन को भी देख लें तो ज्यादा बेहतर है, ठीक है ना। क्यूबिक इक्वेशन में भी हमारे पास किस प्रकार से रूट्स फाइंड आउट होते हैं वो भी आपको पता होना चाहिए। सीक्वेंस एंड सीरीज है कि कन्वर्ज अगर करेगी तो किस पॉइंट पर हमारे पास कन्वर्ज करेगी, मतलब क्या वैल्यू हमारे पास आना चाहिए, ठीक है ना। तो ये सब पता होना चाहिए। एवरेज पर बेस्ड क्वेश्चन आता है आपका, ठीक है ना। इसके अलावा रेशो प्रपोर्शन है, परसेंटेज है, एज पर बेस्ड जो प्रॉब्लम्स आती हैं कि 5 साल बाद इतनी एज हो जाएगी तो बताइए अभी कितनी एज है, करंट एज, है ना, इस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। और ये है मैकेनिक्स का पार्ट, टाइम, डिस्टेंस, स्पीड, इतना ही नहीं बल्कि डेंसिटी, वॉल्यूम और मास पर भी जुड़े हुए सवाल आपके बनते हैं, ठीक है। पाइप्स एंड सिस्टम, ठीक है, और टाइम एंड वर्क, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। इवन पाइप्स एंड सिस्टम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना टाइम एंड वर्क है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। टाइम एंड वर्क जो है आपको स्टडी करना चाहिए। इसके साथ साथ नंबर सिस्टम में डिविजिबिलिटी रूल है
और एजेस पर बेस्ड प्रॉब्लम है, और एवरेज पर बेस्ड भी क्वेश्चन आपका काफी बार बनता है, ठीक है ना। और इसमें जो है ना, जब स्पीड की बात कर दी गई, तो स्पीड में देखो वेलोसिटी भी आ गई, एवरेज स्पीड भी आ गई, इंस्टेंटेनियस स्पीड भी आ गई, तो सभी मतलब क्वेश्चन सभी टाइप के हम लोग करके चलेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, आपको पता है एक क्वेश्चन जरूर आता है इस पर, है ना, क्योंकि कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जहां से आपको पहले से ऑलरेडी पता है कि यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनेगा। तो सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट एंड लॉस, तो यहां से आपका एक क्वेश्चन जरूर बनता है, ठीक है ना, एक क्वेश्चन आपका जरूर बनता है। ट्रिंगल्स है, सर्कल्स है, क्वाड्रिलेटरल्स जैसे कि स्क्वायर है, इसके अलावा रेक्टेंगल है, ट्रेपीजियम है, रोम्बस है, इन सब की जितने भी प्रॉपर्टीज हैं वो सारी की सारी आपको स्टडी करनी चाहिए। इवन आपको ज्योमेट्री के अंदर जो क्यूब है, स्फेयर है, सिलेंडर है, मतलब 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स, उनके भी सरफेस एरिया, उनके वॉल्यूम्स क्या होते हैं, ये सब आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और कुछ थ्योरम्स भी बेस्ड होती हैं, सर्कल से बेस्ड कौन कौन सी थ्योरम्स हैं, ठीक है। इसके अलावा ट्रायंगल्स पर बेस्ड कौन कौन सी थ्योरम, जैसे एक इंपॉर्टेंट थ्योरम आती है थेल्स थ्योरम, है ना, थेल्स थ्योरम, ये भी इंपॉर्टेंट थ्योरम है। तो ऐसे बहुत सारी मतलब थ्योरम्स आपको मिलने वाली हैं जो आपको स्टडी करना चाहिए। तो इन थ्योरम्स पर बेस्ड आपका क्वेश्चन बनता है, और ट्रायंगल ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आजकल मैं देख रहा हूँ ट्रायंगल से अधिकतर क्वेश्चन जो है वो बनते हैं। कोई भी ट्रायंगल आपको दे देगा, है ना, कहीं पर भी आपको एंगल फाइंड आउट करने के लिए देगा, या फिर जो है डिस्टेंस फाइंड आउट करने को दे सकता है। तो देखो फिजिकल साइंस और मैथमेटिकल साइंस के लिए थोड़ा सा पार्ट हमारे पास जो है वो इजी होता है, मतलब क्वेश्चंस का लेवल तो केमिकल और बायोलॉजिकल साइंस से थोड़ा सा हैवी रहेगा क्वेश्चन का डिजाइन, लेकिन वो इसलिए डाला जाता है क्योंकि मैथमेटिकल और फिजिकल साइंस के स्टूडेंट्स मैथ के साथ कनेक्टेड रहते हैं। तो कनेक्शन अगर उनके साथ ज्यादा है मैथमेटिक्स के साथ में, तो वो फिर उनका जो लेवल है वो भी देखो हाई तो होगा ही, ठीक है। बस सिलेबस डिफाइंड नहीं है तो हमें ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस की आवश्यकता है। इसी प्रकार से ट्रिग्नोमेट्री है, तो ट्रिग्नोमेट्री में तो डायरेक्टली आपसे हाइट, डिस्टेंस, डायरेक्शन, इस प्रकार के सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं प्रोबेबिलिटी। एक क्वेश्चन आपका बनता है, ओके, पार्ट ए में भी बन जाता है, और एक क्वेश्चन आपका जरूर है कि देखो मैथमेटिकल फिजिक्स में बनता ही आ रहा है, हम देख रहे हैं पिछले कुछ सालों में फिजिकल साइंस के जो सब्जेक्ट है उसमें पार्ट बी या पार्ट सी वो तो डिपेंड करता है, ठीक है, वो तो डिपेंड करेगा क्वेश्चन का लेवल किस टाइप से, अब वो चाहे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पर बने, या फिर बेस थ्योरम पर बने, है ना, या फिर हमारे पास में जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन है, उन सब पर बने, तो वो तो क्वेश्चन पे निर्भर करता है, ठीक है। यहाँ पर जो जनरल एप्टीट्यूड का सेक्शन है, इसमें डाइस इंपॉर्टेंट है, क्या हमारे पास अरेंजमेंट्स हो सकते हैं पॉसिबल, परमुटेशन कॉम्बिनेशन है, कार्ड्स पॉइंट्स को लेकर के ज्यादातर क्वेश्चन, ठीक है, तो इनको आप अच्छे से कवर करेंगे। और स्टैटिस्टिक्स, यहां से क्वेश्चन 100% है ना, यहां से क्वेश्चन 100% है। देखो मीन, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे कैलकुलेशन किया जाता है, कोई भी आपको डाटा दे देगा और उस डाटा से आपको फाइंड आउट करना हो सकता है कि क्या हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन होगा, क्या हमारे पास मीडियन होगा, क्योंकि मीन और मोड निकालना तो ज्यादा आसान रहता है, तो वो तो हर स्टूडेंट कर लेगा, बट मीडियन, स्टैंडर्ड डेविएशन में थोड़ा सा हमको याद रखना पड़ता है चीजों को, ठीक है। नेक्स्ट टाइम कुछ मिसलेनियस प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे कैलेंडर के क्वेश्चन है कि उस डेट को अगर ये हमारे पास में वार है, तो आज जो है मतलब कुछ भी हो सकता है क्वेश्चन में, इस टाइप से हमारे पास बन सकता है। और इवन कोई सेंचुरी है तो हम जानते हैं कि उसको 4 से डिवाइड कर देते हैं, अगर वो कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है एंड डिनोमिनेटर पार्ट, सॉरी, रिमाइंडर हमारे पास 0 आ जाता है, देन इन दैट केस हमारे पास वो जो सेंचुरी है या फिर वो जो ईयर है वो एक लीप ईयर होगा, तो इस टाइप से हमारे पास क्वेश्चन बन सकते हैं। क्लॉक है ना, क्लॉक पर बेस्ड भी क्वेश्चन बनते हैं आपके, ठीक है। तो क्लॉक में एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बन जाता है, वहां से आप लोग याद रखेंगे थीटा इज इक्वल टू 30h माइनस 5.5 m, यहाँ से आपका क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। फिर डाटा इंटरप्रिटेशन, यहाँ से एक क्वेश्चन आपका जरूर बनेगा। ग्राफिकल एनालिसिस एक क्वेश्चन जरूर बनता है, देखो आपका एक ग्राफ देता है, अब वो पाई चार्ट भी हो सकता है, मोस्ट प्रोबेबली बार ग्राफ देता है, ठीक है ना, बार ग्राफ दे सकता है, लाइन ग्राफ भी दे सकता है, और उसके बेसिस पे कुछ स्टेटमेंट्स देगा, और आपको कंक्लूजन में बताना होता है विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, कौन से स्टेटमेंट इनकरेक्ट है या करेक्ट है, वो तो डिपेंड करता है क्वेश्चन, ठीक है। मिक्सचर एंड एलिगेशन, इस पर बेस्ड क्वेश्चन जितने भी हैं कि भाई हमारे पास वाटर मिल्क का ये रेशो मिलाया गया, ठीक है, और स्टार्टिंग में अगर इतना मिल्क लिया गया था तो बताइए अब फाइनल मिक्सचर में हमारे पास में मिल्क कितना बचेगा, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। और नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट्स पर भी क्वेश्चन बनेंगे कि एक से अधिक बार अगर रिप्लेसमेंट किया जाता है तो फिर हमारे पास फाइनल कंसेंट्रेशन कितना होना चाहिए, ठीक है। वेन डायग्राम, तो वेन डायग्राम तो बनवाएगा नहीं, लेकिन वेन डायग्राम से बेस्ड प्रॉब्लम्स पूछता है, ठीक है, कि इतने खिलाड़ी हैं, इतने प्लेयर्स हमारे पास जो क्रिकेट खेलते हैं, इतने हैं जो फुटबॉल खेलते हैं, है ना, तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है आपके बन सकते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट इसके बाद एवरेज, वो तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ पर भी आप लोगों को मैंने बता दिया, डेंसिटी, मास और वॉल्यूम। ठीक है, इस पर भी जुड़ा हुआ सवाल हो सकता है। फिर रीजनिंग आता है। रीजनिंग में सीक्वेंस एंड सीरीज हो गया, किसी भी मतलब सीरीज में आपको लगाना हो सकता है कि बताइए व्हाट कम्स इन द नेक्स्ट, व्हाट कम्स नेक्स्ट इन द सीरीज। ओके, तो वो क्वेश्चंस आप लोगों को करने चाहिए। ब्लड रिलेशन से एक सवाल आपका जरूर बनता है, देखो ब्लड रिलेशन से सवाल बनता है। फिगर्स पर भी हो सकता है, और अधिकतर ज्यादा चांस तो खैर ऐसा है कि बायोलॉजिकल एंड केमिकल साइंस में बनता है, फिजिकल साइंस में यहाँ से बनने का थोड़ा चांस कम रहता है। डायरेक्शन पर एक क्वेश्चन आपका बनता है, और स्टेटमेंट्स दे करके कोई भी दो स्टेटमेंट, हाँ जैसे लायर वाला स्टेटमेंट तो बहुत ज्यादा यूज होता है ना, ठीक है, कि उसने ये कहा कि ये है ना, तो मतलब कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है, इस पर मतलब थोड़ा स्टेटमेंट कंक्लूजन ज्यादातर आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये मतलब सिलेबस है। हालांकि वेल डिफाइंड कह नहीं सकते इसको, क्योंकि देखो क्वेश्चंस का ऐसा है कि लिमिटेशंस नहीं होता है। ठीक है, जनरल एप्टीट्यूड का ये है कि पार्ट कुछ दो चार क्वेश्चन तो इधर उधर से देखो आते ही हैं। बाकी ये एक सिलेबस मैंने ऊपर से बता दिया कि जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं उनके बिहाव पर ये हमारे पास टॉपिक्स हैं, और इन टॉपिक्स जो है इनको आपको अच्छे से कवर करना है। ठीक है, और इन पर बेस्ड जो है प्रॉब्लम सेट आपने करना पड़ेगा, साथ ही साथ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी आपने लगाने। ठीक है, एक बात और मैं आपको बता दूं, देखो सीएसआर नेट फिजिकल साइंस के जो लेक्चर्स हैं, कोर्स है, बूस्टर कोर्स जो कि दिसंबर साइकिल के लिए चल रहा है, अगर आप उसको परचेज करते हैं तो उसमें आपको 25% का डिस्काउंट मिल सकता है। इवन आप अगर आप जून साइकिल के लिए अगर प्रिपरेशन करने लग रहे हैं तो उसमें भी आपको रिकॉर्डेड प्लस लाइव लेक्चर्स मिलेंगे, तो वो भी आप लोग जो है परचेज कर सकते हैं। सो इन दैट केस यू हैव टू यूज द फैकल्टी कूपन कोड विच इज विशाल के। ओके, तो इसका आप यूज करिएगा ताकि आपको यहाँ पर इंस्टेंटली 25% का डिस्काउंट मिल जाए। ठीक है, नाउ व्हाट आर द टिप्स टू बेस्ट स्कोर इन द जनरल एप्टीट्यूड। ये काफी बार जो है ना क्वेश्चन आता है कि क्या हमारे पास टिप्स हो सकते हैं कि जनरल एप्टीट्यूड जो है उसमें बेस्ट स्कोर कर सकें। देखो सबसे पहला मैंने दिया है कि 1 आवर तो देखो डेली आपको ना जनरल एप्टीट्यूड को देना चाहिए अलोंग विद द सब्जेक्ट, और ये टाइम पर भी डिपेंड करता है। मान लो आप 6 महीने पहले से प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर रहे हो तो 1 आवर से भी अगर कम टाइम अगर आप दे रहे हो और अधिक टाइम सब्जेक्ट पर अगर स्पेंड कर रहे हो तो चलेगा। लेकिन अगर आपने आज से ही पढ़ना शुरू किया, 3 महीने बचे हैं, 2 महीने बचे हैं, तो फिर आपको 1 आवर या उससे थोड़ा सा ज्यादा ही आपको जनरल एप्टीट्यूड को देना चाहिए। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि सब्जेक्ट को आप भूल जाए ना, सब्जेक्ट पर भी फोकस रखना है आपने, लेकिन जनरल एप्टीट्यूड को 1 आवर लगभग आपको डेली जो है वो देना चाहिए अलोंग विद द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को अधिक फोकस, जनरल एप्टीट्यूड को थोड़ा सा कम हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स करें। देखो मान लीजिए जनरल एप्टीट्यूड में आज डे 1 है, और डे 1 में आप कोई भी एक टॉपिक लेकर के बैठे, जैसे टाइम एंड वर्क। अब टाइम एंड वर्क का देखो छोटा सा कॉन्सेप्ट है ना, दो चार हमारे पास कॉन्सेप्ट आते हैं, उसके बाद तो जितने आप क्वेश्चंस करेंगे उतना बेहतर। ठीक है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ अब स्टार्ट कर देना चाहिए फिर उसका प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, और इवन पीवाईक्यूज भी आप खत्म करके ही उठे। फिर आपको चाहे 1.5 आवर्स लगे या 2 आवर्स लगे, और फिर बाकी टाइम जो है ना, उसको आप फिर सब्जेक्ट को दे सकते हैं। तो ये होता है कि हमारे पास जितने भी क्वेश्चंस हैं, ठीक है, तो उनको करने के लिए जनरल एप्टीट्यूड के टॉपिक्स को आप पहले डिवाइड कर लें डे वाइज, और फिर 1 बाय 1 डे हमारे पास जो टॉपिक्स रहेंगे उनको आप लेकर के चलें, और उनसे जुड़े हुए सवाल भी आप उसी दिन करें, और उसी दिन ही आप पीवाईक्यूज पे लगा लें। ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट डे नहीं हो पाएगा। देखो टाइम ऐसा हो सकता है, देखो अगर आप 6 मंथ पहले लेकर के चल रहे हो, 6 मंथ मान लीजिए आपके एग्जाम को हैं, तो फिर ठीक है, तो फिर आप जो है 3 से 4 दिन भी अगर एक टॉपिक को देंगे तो भी चलेगा। लेकिन अगर टाइम अब 2-3 मंथ्स का है, और आप लेकर के चल रहे हो कि हमारे पास जो है एक टॉपिक है और एक टॉपिक को हम 3 दिन में कवर करेंगे, 4 दिन में कवर करेंगे, तो नहीं हो सकता ऐसा। ठीक है ना, तो लास्ट में क्योंकि आपको मॉक टेस्ट भी देने होते हैं, 10 डेज का हम ये भी कहते हैं स्टूडेंट्स को कि आप गैप रखें 10 डेज का, उन दिनों में आप सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करें। ठीक है, और मॉक टेस्ट ज्यादा से ज्यादा दें, कुछ नया स्टडी करने का कोशिश ना करें, क्योंकि आप मॉक टेस्ट देंगे तो नया वैसे ही आपको मिल जाएगा। मॉक टेस्ट जितना देते हैं ना, तो पता चल जाता है कि कहाँ कहाँ पे हमारे पास जो मिस्टेक्स होने लग रही, किन चीजों को सुधारने की आवश्यकता है, और कुछ नए पॉइंट्स मिल जाते हैं जब सॉल्यूशंस देखते हैं उनके। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास शॉर्ट पॉइंट्स जो है वो जरूर बनाएं, और शॉर्ट ट्रिक्स भी बनाएं। मैं भी आपको आगे बताता हूँ किस टाइप से बनाने हैं। ठीक है ना, शॉर्ट पॉइंट्स कैसे बनाने, शॉर्ट ट्रिक्स कैसे बनाने, एग्जांपल मैं भी देता हूँ थोड़ी देर में। ठीक है, क्योंकि इससे होगा कि आपका जो एक्स्ट्रा टाइम है एग्जाम के अंदर वो रिड्यूस हो जाएगा। आपको पता है देखो शॉर्ट ट्रिक्स का इस्तेमाल करना जो है वो कितना इजी मतलब इंपॉर्टेंट रहता है। लेकिन हालांकि इस एग्जाम के अंदर, सीएसआर नेट एग्जाम के अंदर आपके पास टाइम खूब रहता है, काफी है, क्योंकि इसके अंदर ऑप्शनल जो क्वेश्चंस हैं वो आपको यहाँ प्रोवाइड किए गए हैं, काफी अमाउंट में प्रोवाइड किए गए हैं। ठीक है, तो बेहतर ये होता है कि हम लोग शॉर्ट ट्रिक्स अगर कर रहे हैं
तो उससे ये होगा कि आपका अगर एक क्वेश्चन जल्दी अटेम्प्ट हो गया तो दूसरे पे आप थोड़ा अगर ज्यादा टाइम भी देंगे तो चलेगा। ठीक है, तो शॉर्ट पॉइंट्स आप लोग बना करके चलें, शॉर्ट ट्रिक्स बना करके चलें, और इससे होता यह है कि एग्जाम के अंदर एक्स्ट्रा टाइम जो है वो हमारे पास नहीं जाता एक क्वेश्चन को। तो फिर हम लोग पार्ट ए में जितना हम लेकर के चल रहे थे कि 30 to 35 मिनट्स, नेक्स्ट पॉइंट यही है कि मैक्सिमम 30 to 35 मिनट्स हमारे पास होना चाहिए इन अटेम्प्टिंग द सेक्शन ए, उससे ज्यादा नहीं, नहीं तो फिर आप सब्जेक्ट में मार्क कर सकते हैं। ठीक है, तो सेक्शन ए में 30 to 35 मिनट्स आप लोग दे सकते हैं, और इतने में ही आपको जितने क्वेश्चन हो सके वो अटेम्प्ट करें, और मान करके चलें कि आपका गोल जो है वो 26-28 का हो। बाकी देखो एक दो क्वेश्चन का ऐसा होता है कि एक तो देखो डिपेंड करता है कि आपकी किस प्रकार की स्पीड है। ओके, दूसरी चीज निर्भर करता है कि आपने कितनी जो है प्रैक्टिस की है। ओके, ज्यादा प्रैक्टिस की है तो आप इससे ज्यादा भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, बट कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो ट्रिकी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो उसमें टाइम टेकिंग, मतलब टाइम टेकिंग है, तो टाइम टेकिंग तो हम ले नहीं सकते ना इतना, क्योंकि सब्जेक्ट भी है साथ में। तो ऐसा होता है कि अगर मान लीजिए आपके एक दो क्वेश्चन छूट भी जाते हैं तो उनको आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें मैंने आपको बताया नेगेटिव मार्किंग कम है, देखो 0.5 का है। ठीक है, तो मैं तो सजेस्ट करूंगा कि आपको फिर वो एक दो क्वेश्चन जो आपके रह रहे हैं उनको आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर एक दो क्वेश्चन है तो, लेकिन फिर ध्यान रखिएगा उससे जो पहले आपने किया उनमें आप श्योरिटी होना चाहिए। ठीक है, अगर उनमें भी आप श्योर नहीं है तो फिर इन एक दो क्वेश्चन करने का कोई फायदा नहीं है, फिर आप नहीं करें, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग करके फिर हमारे पास मार्क्स रिड्यूस ही हो जाएंगे। ठीक है, अगर आपको लगता है कि मैंने 13 क्वेश्चन भी किए हैं करेक्ट, तो अगर आपके पास अब 2 क्वेश्चन नहीं होने लग रहे हैं तो आप फिर उसमें जो है जो भी आंसर है आपका बी या सी, जो भी आप सोच करके चल रहे हो उसको आप लगा दें, और नेक्स्ट हमारे सब्जेक्ट की तरफ हम लोग आगे प्रोसीड कर जाएंगे। ठीक है, तो ये स्ट्रेटेजी रहता है। तो नेक्स्ट इसके बाद है जनरल एप्टीट्यूड, देखो प्ले करता है क्रूशियल रोल सिलेक्शन के अंदर। काफी स्टूडेंट सोचते हैं कि हमारे पास जो सिलेक्शन है उसमें सब्जेक्ट जितना हम लोग ज्यादा कवर कर लेंगे उतना बेहतर है, नहीं ऐसा नहीं है, आपको जनरल एप्टीट्यूड को भी सब्जेक्ट के साथ साथ लेकर के चलना होगा। ठीक है, तो आपने ध्यान रखना है जनरल एप्टीट्यूड प्लेज ए क्रूशियल रोल इन द सिलेक्शन। सो पार्ट ए, जैसा मैंने आपको बताया फिजिकल साइंस में, पार्ट ए और पार्ट सी दोनों ही हमको साथ लेकर के चलना पड़ेगा, बोथ आर इंपॉर्टेंट। पार्ट बी में इसलिए नहीं बोल रहा क्योंकि पार्ट बी जो है उसमें ऐसा होता है कि यहाँ पर हमारे पास जो ग्रेजुएशन टाइम के जो हमारे टॉपिक्स होते हैं उन पर अधिक फोकस किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल है लेकिन ग्रेजुएशन टाइम के ज्यादातर फोकस में लाए जाते हैं पार्ट बी के अंदर। तो वो लगभग स्टूडेंट कर लेते हैं, क्योंकि जब वो सेक्शन सी का प्रैक्टिस कर रहे होंगे ना तो उनको सेक्शन बी के कुछ क्वेश्चंस जो है वो मतलब वैसे इजी लगने लग जाते हैं। ठीक है, तो उनको पता रहता है कि पार्ट बी में ये हमारे पास टॉपिक्स हैं, जैसे कि लैपलेस फोरियर ट्रांसफॉर्मर पर एक क्वेश्चन आना है हमारे पास, डिफरेंशियल इक्वेशन पर एक क्वेश्चन आना है हमारे पास। ठीक है, क्वांटम मैकेनिक्स में हाइड्रोजन एटम पर आना है क्वेश्चन। ठीक है, तो जो हमारे पास मतलब छोटे छोटे जो टॉपिक्स है ना जो ग्रेजुएशन टाइम में पहले स्टडी कर चुके हैं, तो वो हमारे पास प्रैक्टिस हो जाती है उसकी साथ साथ में। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि एवरेज मार्क्स जो होता है एक स्टूडेंट, वो इसमें मान करके चलिए आप 18 to 20 होता है, लेकिन मैक्सिमम ऐसा भी नहीं है कि 26 to 28 भी पहुंचते हैं स्टूडेंट्स। तो आपको क्या करना है, आपको फाइनलाइज करना है जितना मैक्सिमम हो सके उन मार्क्स का जो है आप पहुंच सके। ठीक है, उतना आपने मतलब मैक्सिमाइज करने की कोशिश करना है। जैसे मैंने आपको बताया जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, पीवाईक्यूज करेंगे, तो उतना हमारे लिए बेस्ट रहेगा। आप 13 क्वेश्चंस भी अगर अटेम्प्ट कर लेते हैं बेस्ट रहेगा। 13 to 14 क्वेश्चंस का अटेम्प्ट करने का आप सोच करके चलें, तो अगर एक दो क्वेश्चन रह भी जाता है तो उसके लिए फिर आप जो है मतलब आंसर आप करके चलेंगे उसके अंदर, लेकिन श्योरिटी हो तो ही। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है कि प्रैक्टिस जो है वो कहां से करें क्वेश्चंस की जनरल एप्टीट्यूड के अंदर। तो ये भी काफी स्टूडेंट्स के माइंड में रहता है। देखो हम लोग ये कहते हैं कि टेक्स्ट बुक पे बहुत सारे टेस्ट अवेलेबल हैं, बहुत सारे मॉक टेस्ट हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो ये काफी अच्छा रहता है, आप लोग पास प्रो मिनिमम प्राइस के अंदर मिलता है, आप लोग उसको परचेज कर सकते हैं। यहाँ पर 70,000 प्लस मॉक टेस्ट आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। ठीक है, और काफी वैरायटी के अंदर क्वेश्चंस हैं, टॉपिक वाइज क्वेश्चंस हैं, आप उनकी वन बाय वन डे के अंदर प्रैक्टिस कर सकते हैं। और भी इसके अलावा अगर आप कोई बुक से पढ़ना प्रेफर ज्यादा करते हैं तो कोई बुक आप ले सकते हैं जहां पर प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपके पास हो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग की। जैसे अरिहंत की बुक काफी ज्यादा चलती है, सीएसआर नेट में पर्टिकुलरली बुक जो है राम मोहन पांडे, तो इनकी बुक भी आप परचेज कर सकते हैं। ये सब अवेलेबल है मार्केट के अंदर, आप जाकर के वो बुक परचेज करके क्वेश्चन की प्रैक्टिस की जा सकती है। और लास्ट में ये तो मस्ट है, देखो प्रैक्टिस जो है वो पीवाईक्यूज की करनी है। स्पेशली मैं सजेस्ट करता हूँ 2015 के बाद के जितने पेपर्स हुए हैं तो उनका आपका प्रीवियस ईयर पेपर आपको करना चाहिए, नॉट ओनली पार्ट ए बट पार्ट बी एंड पार्ट सी एज वेल।
ठीक है, 2015 और उसके बाद। तो देखो ये जो बुक है हमारे पास राम मोहन पांडे, ठीक है ना, तो ये बुक आप लोग जो है परचेज कर सकते हैं। और सीएसआर नेट में पर्टिकुलर ये बुक आती है जनरल एप्टीट्यूड की, थ्योरी भी है प्रैक्टिस भी है, ठीक है। और ये सभी सब्जेक्ट्स के लिए, लाइफ साइंस, अर्थ साइंस, फिजिकल साइंस, केमिकल और मैथमेटिकल साइंस के लिए, ठीक है। और इसके अलावा आप लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पे कि टेक्स्ट बुक जो है उसका पास्ट प्रो अगर आप परचेज करते हैं तो उसमें भी आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने का मौका मिलता है, तो यहाँ पर भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं क्वेश्चंस के टॉपिक वाइज, ओके। एंड लास्ट पीवाई की उस वजह से मैंने बताया कि आपको करना ही है। और ये है देखो एक सैंपल मैंने आपको बताया, जैसे क्विक रिवीजन जो फॉर्मूले हैं वो आपको लिखना चाहिए एक जगह पर, ठीक है। जिस प्रकार से मैंने लिखा है यहाँ पे देखो, आप क्विक रिवीजन फॉर्मूले हैं सारे के सारे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के। बोट अगर डाउन स्ट्रीम में जा रही है तो स्पीड हमारे पास होगी u प्लस वी, है ना। यहाँ पर बोट और जो स्ट्रीम है दोनों की स्पीड को एकदम से ऐड कर दिया गया, क्योंकि आप स्ट्रीम की डायरेक्शन में ही फ्लो होने लग रहे हैं इस वजह से, ठीक है। रिलेटिव स्पीड है, कब हमने पॉजिटिव साइन यूज करना है, कब नेगेटिव साइन, दो ट्रेन आपस में अपोजिट डायरेक्शन मूव करने लग रही है, कब जाकर के वो ओवरटेक करेंगी, तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास मतलब एक सैंपल दिया है मैंने, इस टाइप से आप लोग एक फॉर्मूला शीट बना सकते हैं, ठीक है, क्विक रीजन फॉर्मूला। नेक्स्ट हमारे पास है कुछ शॉर्ट ट्रिक्स भी बनाए साथ ही साथ। शॉर्ट ट्रिक्स एग्जाम के अंदर टाइम को कम करता है, जैसे डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 11, है ना। ये काफी 2 बार क्वेश्चन आपको पूछा गया ना, इसलिए मैंने आपको दिया, ठीक है ना, सीएसआर नेट फिजिकल साइंस के अंदर, क्योंकि ज्यादातर ना 11 का ही डिविजिबिलिटी टेस्ट ज्यादातर पूछा जाता है। 13 का भी पूछ लेते हैं, तो इसमें क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन सम ऑफ अल्टरनेट डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 0 और 11। परफेक्ट स्क्वायर का भी आप लोग जरूर देखें, परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनता है, ठीक है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज ए परफेक्ट स्क्वायर, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। एक ईयर को अगर डिवाइड करते हैं 4 से और वो कंप्लीटली डिविजिबल हो जाता है, देन इट इज ए लीप ईयर, मींस 366 डेज होंगे उसके अंदर, फरवरी 29 डेज का होगा। नंबर ऑफ हेड शेक्स n of n - 1/2, ठीक है। एनिमल्स के टोटल लेग्स और हेड्स अगर आपको दे रखे हैं तो नंबर ऑफ 4 लेग एनिमल्स कितने होंगे, ठीक है। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपका। एस्केलेटर्स पर क्वेश्चन बनते हैं आपके, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी है, एवरेज स्पीड है, डाटा इंटरप्रिटेशन है, बार ग्राफ है, पाई चार्ट है ना, इन सब को तो आपको अच्छे से कवर करना चाहिए। ई जो टी है तो आपको याद होना चाहिए ना, 5, 10, 15, 20, 25, क्योंकि एक तो एक थोड़ा ना करके लिखेंगे वहां पे, ABCD ये सब कुछ करके, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। नॉर्मल डाइस और स्टैंडर्ड डाइस देखें आप लोग, सम ऑफ एडजेसेंट साइड इक्वल्स टू 7 होगा, सम ऑफ अपोजिट साइड इक्वल टू 7 होगा, ठीक है। वर्क जो है, टाइम एंड वर्क, इसके अंदर हमारे पास एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, MDH/W इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है ना। नंबर ऑफ मैन्स, नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ आवर्स, ठीक है, इन सब चीजों को डिनोट करता है ये। तो ये सब मतलब आप लोग शॉर्ट ट्रिक्स बना करके चलें, साथ ही साथ क्विक रिवीजन फॉर्मूले भी बनाएं, तो इससे आपका काम आसान होगा, ठीक है। और खुद के नोट्स बनाएंगे तो ज्यादा बेहतर है, बजाय आप कहीं मार्केट से जो है बुक लेकर के आ रहे हैं और डायरेक्ट, हाँ बुक से कुछ स्टूडेंट पढ़ सकते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन खुद के जो बनाए हुए शॉर्ट नोट्स होते हैं वो तो काफी हेल्पफुल रहेंगे, ठीक है। तो ये था हमारा जो मेन था, जनरल एप्टीट्यूड कैसे आपने कवर करना है, क्या सिलेबस है, और आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना चाहिए, पीवाईक्यूज अच्छे से अटेम्प्ट करना है, ठीक है। थैंक यू, होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है स्टडी से रिलेटेड, क्लास से रिलेटेड, उसके लिए आप ये टेलीग्राम चैनल जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है, फिजिक्स बाय विशाल। इस यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर सीएसआर नेट फिजिकल साइंस के लेक्चर्स जो है वो डेली अपलोड होते हैं। और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली जो भी नई वीडियोस हैं इनका नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।